नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। हिंदुस्तानी रेलवे ने मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में इजाफा कर दिया है। रेलवे के जारी करदा बयान के मुताबिक मुख्तसर फासले वाली ट्रेनों के किरायों में इजाफा किया गया है। रेलवे ने किराए में इजाफे के पीछे ये दलील दी है कि कोरोना वायरस के खतरे को मद्देनजर रखते हुए किरायों में इजाफा किया गया है, ताकि ट्रेनों में ज्यादा लोग सवार ना हो। रेलवे के किराए में इजाफे का सबसे ज्यादा असर 30 से 40 किलोमीटर तक का सफर करने वाले मुसाफिरों पर पड़ेगा। रेलवे ने कहा कि किरायों में इजाफे का असर सिर्फ 3% ट्रेनों पर होगा। इंडियन रेलवेज ने कहा कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है और कुछ रियासतों में उसकी सूरत हाल बिगड़ रही है। ऐसी सूरत हाल में बढ़े हुए किरायों को ट्रेनों में भीड़ को कम करने के इकदाम के तौर पर देखा जाना चाहिए, ताकि कोरोना के फैलाव को रोका जा सके। रेलवे के मुताबिक रेलवे को पहले ही मुसाफिर के सफर पर भारी नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि टिकटों पर भारी सब्सिडी दी जाती है। रेलवे के मुताबिक किरायों में इजाफे का फैसला यकसां फासले पर चलने वाली मेल या एक्सप्रेस ट्रेनों के किराए की बुनियाद पर किया गया। यानी अब मुसाफिरों को मुख्तसर सफर के लिए भी मेल या एक्सप्रेस के मसावी किराया अदा करना पड़ेगा। ऐसी सूरत हाल में अब 30 से 40 किलोमीटर का सफर करने वाले मुसाफिरों को ज्यादा किराया अदा करना पड़ेगा। ख्याल रहे कि कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए इंडियन रेलवेज को 22 मार्च 2020 से ट्रेनों की आमद-ओ-रफ्त को रोकना पड़ा था। उस वक्त मजमूई तौर पर 1250 मेल एक्सप्रेस, 5350 मजाफाती ट्रेन खिदमात और 326 से ज्यादा मुसाफिर ट्रेन रोजाना चल रही हैं, और मुख्तसर फासिलाती मुसाफिर ट्रेनों का हिस्सा कुल ट्रेनों के 3% से भी कम है। स्टेशनों और ट्रेनों में भीड़ पर काबू पाने के लिए कोविड से पहले के मुकाबले में मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में खदरे इजाफा किया गया है और उसकी देखभाल पर कड़ी निगरानी की जा रही है। हुकूमत हिंद की जानिब से नेटफ्लिक्स, अमेजॉन जैसे OTT और फेसबुक, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए रहनुमायाना हिदायत जारी कर दिए गए हैं। मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह मालूमात दी। नए गाइडलाइंस के मुताबिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कोई भी काबिले एतराज़ मवाद हटाना होगा। नेज डिजिटल मीडिया को भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरह सेल्फ रेगुलेशन पर अमल करना होगा। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इंडिया में कारोबार करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का खैर मकदम है। हुकूमत तनकीद का सामना करने के लिए तैयार है, लेकिन सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल पर शिकायत के लिए कोई फोरम होना चाहिए। सोशल मीडिया के लिए जारी करदा गाइडलाइंस पर 3 माह में अमल दरामद किया जाएगा। रविशंकर प्रसाद ने बताया कि इंडिया में व्हाट्सएप के 53 करोड़ और फेसबुक के 40 करोड़ से ज्यादा सारिफिन हैं। हिंदुस्तान में उनका बहुत इस्तेमाल होता है, लेकिन लोगों के खदशात पर तवज्जो देना भी लाजमी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर डाले जाने वाले मवाद के बारे में गाइडलाइंस बनाने को कहा था। उन्हीं हिदायत की रोशनी में हुकूमत हिंद ने गाइडलाइंस तैयार की हैं। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सारिफिन की तस्दीक करनी चाहिए। अभी हुकूमत उसमें मुदाखलत नहीं करेगी, लेकिन प्लेटफॉर्म को खुद ही ये काम करना चाहिए। और पत्रकार मित्रों, आज हम सोशल मीडिया के संबंध में गाइडलाइन और डिजिटल मीडिया और OTT के बारे में कोड ऑफ एथिक्स, इसको लेकर आपसे चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। ये आपको हम बता दें कि जो सोशल मीडिया है, बाकी इंटरमीडियरी है, उसके संबंध में जो हमने गाइडलाइन बनाई है नई, उसको मैं प्रस्तुत करूंगा। और अब डिजिटल मीडिया और OTT के बारे में IT एक्ट के अंतर्गत ही हम लोगों ने वो एडमिनिस्ट्रेशन INB को सौंपा है। तो INB के द्वारा जो फाइनलाइज किया है, चर्चा करके बाद वो उस रूल के बारे में प्रकाश जी बताएंगे। लेट मी फर्स्ट ले डाउन द ग्राउंड रूल वेरी क्लियरली। सोशल मीडिया इज वेलकम टू डू बिजनेस इन इंडिया. They have done exceedingly well. They have got good business. They have got good number of users. And they have also empowered ordinary Indians. इसकी हम तारीफ करते हैं। व्यापार करें, पैसे कमाएं और सोशल मीडिया पर ऑर्डिनरी
इंडियंस को आप मजबूत करें, आपका स्वागत है। द गवर्नमेंट वेलकम्स criticism and the right to dissent. Let me make it very clear. And social media has been used to ask questions too. But it is very important that the users of social media must be given the forum to raise their grievance and resolution against the use, against the abuse and misuse of social media. Let me repeat. It is very important that the social media users running into crores should also be given a proper forum for resolution of their grievances within a time-bound manner against the abuse and misuse of social media. ये हमारा एक बहुत बड़ा इसका फोकस है कि we are empowering the ordinary users of social media in this process. पीएनबी घोटाले में वांटेड हीरा कारोबारी नीरव मोदी के इंडिया को वापस लाए जाने पर ब्रिटेन की कोर्ट में जुमेरात को आखिरी सुनवाई हुई। इसमें कोर्ट ने नीरव को इंडिया भेजने की मंजूरी दे दी है। लंदन में वर्चुअल हियरिंग के बाद जज सैमुअल गुजी ने कहा कि नीरव मोदी को इंडिया में चल रहे केसेस में जवाब देना होगा। उन्होंने माना कि नीरव मोदी के खिलाफ सबूत मौजूद हैं। 2 साल चली कानूनी लड़ाई के बाद यह फैसला आया है। जज ने कहा कि नीरव मोदी को इंडिया भेजा जाता है तो ऐसे नहीं है कि उन्हें वहां इंसाफ ना मिले। कोर्ट ने नीरव मोदी की जहनी हालत ठीक न होने की दलील भी खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं लगता उन्हें कि ऐसी कोई परेशानी है। कोर्ट ने मुंबई की आर्थर रोड जेल की बैरक नंबर 12 को नीरव के लिए फिट बताया। साथ ही कहा कि इंडिया एक्स्ट्राडिशन करने पर उनके साथ नीरव मोदी के साथ उन्हें इंसाफ मिलेगा। 19 मार्च 2019 को गिरफ्तार किए गए नीरव मोदी पर मनी लॉन्ड्रिंग, सबूतों से छेड़छाड़ और गवाहों को डराने की साजिश रचने का इल्जाम है। इंडिया में जेल के माहौल और मेडिकल अरेंजमेंट्स पर अदालत ने कहा कि मुंबई की आर्थर रोड जेल लंदन में नीरव की अभी की सेल से कहीं बेहतर दिखती है। दरअसल नीरव के वकीलों ने दलील दी थी कि कोरोना के बाद के हालात और इंडिया में जेलों की खराब हालत की वजह से उनकी दिमागी हालत पर असर पड़ सकता है। कोर्ट ने ये दोनों बातें नकार दी। पंजाब नेशनल बैंक के 14,000 करोड़ से भी जायद के लोन की धोखाधड़ी का मुल्जिम नीरव इस वक्त लंदन की वांसवर्थ जेल में बंद है। लंदन कोर्ट में जज सैमुअल गुजी के फैसले के बाद मामला अब ब्रिटेन के वजारत दाखिला के पास जाएगा। एक्स्ट्राडिशन को लेकर कोर्ट के फैसले पर वजीर दाखिला प्रीति पटेल आखिरी मोहर लगाएंगी। हालांकि नीरव के पास अभी हाईकोर्ट में अपील करने का रास्ता खुला है। अगर वो हाईकोर्ट नहीं जाते हैं और वजारत दाखिला इनके एक्स्ट्राडिशन की इजाजत दे देती है तो नीरव को इंडिया लाने का अमल शुरू हो जाएगा। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी का शुमाली और जुनूबी हिंद की सियासत के ताल्लुक से 2 दिन कबल दिया गया बयान उत्तर प्रदेश में पार्टी के लिए जमीन तैयार करने में मसरूफ पार्टी की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी के लिए एक नई मुसीबत पैदा कर सकता है। राहुल गांधी के जुनूबी हिंद के लोगों के सियासी तौर पर पुख्ता होने के बयान पर सभी जगह तनकीदें हो रही हैं। यहां तक कि उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस के लोग बेहतर महसूस नहीं कर रहे हैं। रियासत के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने भी चारशंबे के रोज गवर्नर के खिताब पर बहस का जवाब देते हुए राहुल गांधी के बयान पर कांग्रेस को जमकर हदफ तनकीद बनाया और पार्टी पॉलिसी को तकसीमकारी बताया। योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी का नाम लिए बगैर कहा कि जिन्हें यूपी के लोगों ने 15 साल तक हुकूमत कराई वो दूसरी रियासत में जाकर यहाँ का मजाक उड़ा रहे हैं। उनके पास इटली जाने का वक्त है लेकिन अमेठी आने का वक्त नहीं है। ऐसी हालत में अमेठी के अवाम ऐसे लोगों को वोट क्यों दे। योगी आदित्यनाथ ने मंगल के रोज ट्वीट करके राहुल गांधी को जवाब दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि राहुल जी, सनातन अकीदत की सरजमीन केरल से लेकर श्री राम जन्मभूमि उत्तर प्रदेश तक लोग खूब समझ चुके हैं कि तकसीमकारी की सियासत आपकी इख्तियार में है। अमेठी की रुकने पार्लियामेंट स्मृति ईरानी ने तो उन्हें निकम्मा रुकने पार्लियामेंट तक कह चुकी है। उन्होंने कहा कि जिस आदमी को अमेठी ने 15 साल मौका दिया उसने कभी भी अमेठी की खबर नहीं ली। रियासती कांग्रेसी सदर अजय कुमार वल्लवर ने राहुल गांधी के ताल्लुक से वज़ीर आला के बयान को गलत बताया और कहा कि पार्टी के साबिक सदर के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। दरअसल वज़ीर आला पार्टी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी की मकबूलियत में इजाफा होने से घबरा गए हैं। किसान बिल के खिलाफ पार्टी को उत्तर प्रदेश में जबरदस्त अवामी हिमायत हासिल हो रही है।
प्रियंका गांधी पार्टी में जारी गिरोहबंदी के बावजूद रियासत में अपनी जमीन तैयार करने के लिए पूरी मेहनत कर रही हैं। पार्टी के रियासती सेक्रेटरी बरहम स्वरूप सागर ने 2 दिन कबल ही गिरोहबंदी और गलत लोगों को तरजीह देने का इल्जाम आयद करके अपने और पार्टी की इब्तिदाई रुकनियत से इस्तीफा दे दिया था। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जुमेरात के रोज कहा कि उनकी हुकूमत पुडुचेरी की तरक्की के लिए हर मुमकिन मदद फराहम करेगी। मोदी ने मरकजी इमदाद याफ्ता 3 स्कीमों का डिजिटल तौर पर इफ्तिताह किया और 4 दीगर मंसूबों का संग बुनियाद रखा। उन्होंने इस मौके पर कहा कि पुडुचेरी के लोग बासलाहियत हैं और यहाँ की ज़मीन खूबसूरत है। उनकी हुकूमत मरकज के ज़ेरे इंतज़ाम इलाके की तरक्की के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। उन्होंने कहा कि वो 3 साल पहले यहाँ आए थे। पुडुचेरी तनूं की अलामत है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुतअद्दिद तरक्याती मंसूबों के आगाज़ से पुडुचेरी के अवाम की ज़िंदगी में बेहतरी आएगी। उन्होंने कहा कि सतनपुरम और नागापट्टनम को कराईकल से जोड़ने वाले 56 किलोमीटर तवील नेशनल हाईवे 45A का संग बुनियाद रखने से न सिर्फ सड़क राब्ता बेहतर होगा बल्कि माशी सरगर्मियों में बेहतरी आएगी। The Honorable Prime Minister unveils the plaque to lay the foundation. Friends, if asked me to share my manifesto for Puducherry in brief, I will say I want Puducherry to be the best. NDA wants to make Puducherry the best. By best, I mean B for business hub, E for education hub, S for spiritual hub, T for tourism hub. நண்பர்களே, நீங்கள் புதுச்சேரிக்கான என்னுடைய தேர்தல் அறிக்கை என்னவென்று கேட்டால் சில வார்த்தைகளிலே என்னால் சொல்ல முடியும். நான் புதுச்சேரியை மிக சிறந்த மாநிலமாக மாற்ற விரும்புகிறேன். தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி புதுச்சேரியை சிறந்த மாநிலமாக மாற்ற விரும்புகிறது. சிறந்த மாநிலம் என்றால் என்ன? பிங்கிறது இது வர்த்தக மையமாக, பி ஃபார் பிசினஸ், வர்த்தக மையமாக இருக்கும். இ என்பது கல்விக்கான மையமாக, எஜுகேஷன் ஹப். எஸ் என்பது ஸ்பிரிச்சுவல் ஹப், ஆன்மீக மையமாக இருக்கும். டி என்பது சுற்றுலா மையமாக புதுச்சேரி திகழும். இதுதான் என்னுடைய புதுச்சேரிக்கான தேர்தல் அறிக்கை. Friends, the youngsters of Puducherry are talented. All they need is the right support, which we will give. NDA government's reforms in various sectors will help the IT, pharma, textile and several other sectors. The government is मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि आसाम रियासत को अगले 5 वर्षों में सैलाब और दरअंदाजी से मुकम्मल पाक बनाया जाएगा और जो रियासत के सामने बड़े चैलेंजेस हैं उनसे निपटा जाएगा। आसाम में अगले कुछ महीनों में असेंबली इंतखाबात होने हैं और अमित शाह गुज़िश्ता कुछ वक्त से मुसलसिल आसाम के दौरे पर आ रहे हैं। उन्होंने रियासत में सैलाब के मसले को हल करने के लिए आसाम के लोगों से मजीद 5 बरस का मुतालबा किया। अमित शाह ने अपने दौरे पर नागांव जिले में वाक़ मशहूर महामृत्युंजय मंदिर के दर्शन के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमें आसाम को सैलाब, दरअंदाजी और तशद्दुद से पाक बनाना है। बीजेपी आसाम को दरअंदाजी से पाक बनाने का आज़म करती है। 15 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, मगर कभी श्रीमंत शंकर देव की भूमि को उन्होंने पुण्य स्थली मानकर उसको एक बहुत बड़ा स्मारक बनाने का काम नहीं किया। आपने 5 साल पहले भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दिया और हमारे दोनों नेताओं ने 100 साल तक श्रीमंत शंकर देव को संदेश को आगे बढ़ाने वाला काम किया। मित्रों, ये भूमि जो है वो स्वतंत्र सेनानी बागेश्वरी फुकनोनी, तिलक डेका, लक्कीकांत हजारिका, ठोगरुम सूद, बलोराम सूद,
कोलाई कोच, होमोकांत बरुआ, हेमोरम पटोर, ये सभी लोगों की भूमि है जिन्होंने आसाम की अस्मिता के लिए जान दी। और ये भूमि भारत रत्न गोपीनाथ बरदोलोई की भी भूमि है, जिनके कारण आज आसाम भारत का अभिन्न अंग बना है। गोपीनाथ जी न होते तो शायद आसाम आज भारत के साथ जुड़ा नहीं होता। और मित्रों, हमारे अभी अभी एशियाई खेल में स्वर्ण पदक विजेता हेमादास नौगांव से ही है, गायक पापोन भी यहां से है। ये भूमि ने भारत को बहुत कुछ दिया है। श्रीमंत शंकरदेव से लेकर गायक पापोन तक ढेर सारे लोगों ने भारत के संस्कार को, भारत की संस्कृति को मजबूत करने का काम किया है। मित्रों, आज श्रीमंत गुजरात में वाक़ मोटेरा क्रिकेट ग्राउंड का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखे जाने के एक दिन बाद घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में इजाफा होने पर कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने मोदी हुकूमत पर क्रिकेट की जबान में हमला बोला। उन्होंने ट्वीट किया कि मोदी हुकूमत मैदान के दोनों सिरों से अपने खरबपति दोस्तों के लिए बैटिंग कर रही है और आवाम को महंगाई से दो चार होना पड़ रहा है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट में लिखा कि गुज़िश्ता 3 महीनों में घरेलू गैस सिलेंडर पर 200 रुपये का इजाफा हुआ। पेट्रोल डीजल सेंचुरी मारने की तरफ बढ़ चुके हैं। मईशत के दोनों सिरों से खरबपति दोस्तों के लिए बैटिंग करने वाली मोदी हुकूमत की पिच आम लोगों के लिए कमर तोड़ महंगाई से भरी हुई है। ख्याल रहे कि घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 24 रुपये का इजाफा किया गया है। नई कीमतें आज यानी कि 25 फरवरी से नाफिज हो गई। एलपीजी गैस के दाम रवा माह तीसरी मरतबा बढ़ाए गए हैं और 21 दिनों में तकरीबन 100 रुपये का इजाफा किया गया है। कीमतों में इजाफे के बाद बगैर सब्सिडी वाला 14 किलोग्राम का सिलेंडर अब 769 रुपये से बढ़कर 794 रुपये कर दिया गया। 1 दिसंबर को गैस सिलेंडर 594 रुपये से बढ़ाकर 644 रुपये किया गया था। इसके बाद 1 जनवरी को इसमें 50 रुपये का इजाफा कर दिया गया और कीमत 694 रुपये हो गई थी। इसके बाद 4 फरवरी को फिर से कीमत बढ़ाई गई और ये 719 रुपये का हो गया था। इसके बाद 15 फरवरी को 25 रुपये का इजाफा किया गया, जिसके बाद सिलेंडर के दाम 769 रुपये तक जा पहुंचे हैं। मरकजी हुकूमत के 3 ज़राई क़वानीन के खिलाफ दिल्ली की सरहदों पर जारी किसानों की तहरीक के 3 माह मुकम्मिल होने पर कल यानी 26 फरवरी को किसान कांग्रेस वजारत ज़राअत का मुहासरा करेगी। किसान कांग्रेस के नायब सदर सुरेंद्र सोलंकी ने मीडिया से बातचीत के दौरान ये ऐलान किया। उन्होंने कहा कि 3 ज़राई क़वानीन के खिलाफ कौमी राजधानी की सरहदों पर चल रही किसान तहरीक के 3 महीने मुकम्मिल होने पर किसान कांग्रेस वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर का घेराव करेगी। सोलंकी ने कहा कि कृषि भवन के सामने भी किसान कांग्रेस के कारकुन एहतजाज करेंगे। उन्होंने कहा कि इस कदम के जरिए गुज़िश्ता 3 महीनों से किसानों के मसाइल को नज़रअंदाज करने वाली बीजेपी हुकूमत को नींद से बेदार करने की कोशिश की जाएगी। जय जवान जय किसान। जैसा कि आप सबको मालूम है कि किसान कांग्रेस द्वारा आने वाली 26 तारीख को कृषि मंत्री का घेराव रखा गया है, क्योंकि 3 महीने पूरे होने जा रहे हैं 26 तारीख को और ये गूंगी बहरी सरकार कुंभकर्ण की नींद सोए हुए है। 250 से ज़्यादा किसान परिवार के किसान हमारे भाई इसमें शहीद हो चुके इस आंदोलन में, लेकिन सरकार एक बार सूद लेने को तैयार नहीं है। तो किसान कांग्रेस ने कार्यक्रम रखा है कि कुंभकर्ण की नींद सोई हुई सरकार को कोने कोने से आइए और इस मुहिम में जुड़िए और आने वाली 26 तारीख को सुबह 10 बजे 24 अकबर रोड पहुंचिए। धन्यवाद साथियों। जय जवान जय किसान। जय जवान जय। वेस्ट बंगाल में टीएमसी बनाम बीजेपी की सियासी जंग तेज हो गई है। वज़ीर आला ममता बनर्जी ने जुमेरात को बढ़ती महंगाई को लेकर मरकजी हुकूमत की मुखालिफत में सेक्रेटेरिएट के लिए ई स्कूटी से सफ़र किया। बीच रास्ते में दीदी से स्कूटी नहीं संभली और वो गिरते गिरते बची। सिक्योरिटी अहलकारों ने उन्हें ऐन मौके पर गिरने से बचा लिया। संभलने के बाद वो फिर से सेक्रेटेरिएट की तरफ निकल पड़ी। ममता बनर्जी ने अपने गले में महंगाई का पोस्टर लगा रखा था। उन्होंने पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतें बढ़ाने के लिए मरकजी हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया। पोस्टर में मरकजी हुकूमत को महंगाई रूपी राक्षस के तौर पर दिखाया गया। इसमें मरकजी हुकूमत से सवाल था कि आपके मुंह में क्या है, आपने
पेट्रोल, डीजल और गैस सभी जरूरी चीजों की कीमतें बढ़ा दी हैं। ममता ने इस दौरान मरकजी हुकूमत पर निशाना साधा, कहा बीजेपी ने नोटबंदी कराई, तेल की कीमतें बढ़ा दी, मोदी सरकार ने सब कुछ बेच दिया, बीएसएनएल से लेकर कोयला सब कुछ बिक गया। ये हुकूमत आम जनता, नौजवानों और किसानों की एंटी है, इसे बंगाल से तो दूर ही रखना चाहिए, मरकज से भी हटाना होगा। ये इलाका जो है दक्षिण कोलकाता का पड़ता है और ये जो है उसके तरफ जाता हुआ और यहीं से जो रास्ता है सचिवालय की ओर जाता है नवानो, और यहाँ पर मंत्री फिराज हकीम बाइक चलाते हुए और मुख्यमंत्री पीछे बैठे हुए हैं। एज अ पिलियन राइडर खुद भी हेलमेट पहना है, मंत्री ने भी हेलमेट पहना है और आगे बढ़ते हुए। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा बंगाल दौरे पर हैं। नड्डा वहां मिशन सोनार बांग्ला के लिए बीजेपी का जो मैनिफेस्टो है उसे फाइनल करने के लिए पहुंचे हैं। नड्डा ने जुमेरात को कहा कि सोनार बांग्ला बनाने के लिए बीजेपी बंगाल की जनता से सुझावों को शामिल करेगी। उन्होंने बताया कि 30,000 से ज़्यादा सुझाव पेटियों के जरिए ये सुझाव जमा किए जाएंगे। 2 करोड़ से ज़्यादा बंगालियों से सजेशन लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो सजेशन बॉक्स है, सुझाव पेटियां हैं, अलग अलग जगहों पर रखी जाएंगी। इसके अलावा बीजेपी वर्कर्स उन्हें लेकर घर घर जाएंगे। नड्डा ने कहा कि हमें बंगाल की तहजीब के बारे में सोचना है। हम सुनते आ रहे हैं कि बंगाल जो आज सोचता है, इंडिया उसे कल सोचता है। बंगाल की जो महान शख्सियात हैं उन्हें ध्यान में रखकर सोनार बांग्ला कैसे बनाया जा सकता है, इस पर हमें गौर करना है। लगभग 2 करोड़ से ज्यादा हम सुझाव लेने वाले हैं, एक व्यापक सुझाव लेने वाले हैं, 2 करोड़ से ज्यादा, और उसी तरीके से विभिन्न स्तरों पर लोगों का सहयोग मिले, सुझाव मिले, इसको हम करने वाले हैं। और इसके लिए ये जो आप सुझाव की पेटी देख रहे हैं, दिस सजेशन बॉक्स, अप्रॉक्सीमेटली 30,000 सजेशन बॉक्स सारे बंगाल में ये हम उपलब्ध करवाएंगे। हमारे जो 294 विधानसभाएं हैं, सभी विधानसभाओं में लगभग 100 पेटियां, सुझाव की पेटियां रखी जाएंगी। 50 पेटियां लेकर के हमारे घर घर हमारे कार्यकर्ता जाएंगे और 50 हम स्ट्रेटेजिक स्थानों पर रखने वाले हैं, प्रोमिनेंट स्थानों पर रखने वाले हैं, प्रमुख स्थानों पर रखने वाले हैं, ताकि हम उनका सजेशन ले सकें और उसको हम उस तरीके से आगे बढ़ाएंगे। उसी तरीके से हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने कंट्रोल लाइन के साथ साथ उससे मुत्तसिल सभी सेक्टरों में चाशुम्बे की रात से जंगबंदी और दीगर समझौतों पर अमल करने पर इत्तेफाक जाहिर किया। ये माहिदा दोनों मुल्कों के डायरेक्टर जनरल्स ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस के दरमियान हॉटलाइन पर बातचीत के दौरान तय पाया। दोनों फौजी अफसरान ने खुशगवार माहौल में लाइन ऑफ कंट्रोल और तमाम सेक्टरों में सूरत हाल का जायजा लिया। मुज़ाकरात के बाद जारी मुश्तरका बयान में कहा गया कि सरहद पर मुस्तकिल अमन कायम रखने और एक दूसरे के खदशात को समझने के लिए जंगबंदी और दीगर माहिदों पर मुकम्मल तौर पर अमल किया जाएगा। दोनों फरीकों ने यह भी कहा कि उनके माबैन हॉटलाइन का इंतजाम पहले की तरह जारी रहेगा और किसी भी गलत फहमी को फ्लैग मीटिंग के जरिए हासिल किया जाएगा। वाज़ेह है कि 2003 से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के माबैन कंट्रोल लाइन पर जंगबंदी नाफिज है, लेकिन वक्तन फ़ौक़तन पाकिस्तान उसकी खिलाफ वर्जी करता रहा है। हिमाचल प्रदेश में अब नाबालिग की जानिब से ट्रांसपोर्ट ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी पर गार्जियन या गाड़ी के मालिक को मुजरिम माना जाएगा और उन्हें 25,000 रुपये के जुर्माने के साथ 3 साल की सजा हो सकती है। नाबालिग पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत मुकदमा होगा और मुताल्लिका गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी मुस्तरद होगा। शिमला में वज़ीर आला जयराम ठाकुर की सदारत में गुज़िश्ता रोज़ भी काबीना की मीटिंग में हिमाचल प्रदेश में जदीद मोटर व्हीकल एक्ट 2019 को मंजूरी दी गई। रियासत में एक्ट की तमाम तौज़ियात कम से कम सतह पर नाफिज होंगी, यानी मुख्तलिफ जराइम के लिए जुर्माने की रकम बढ़ाई गई है लेकिन कम भी नहीं की गई है। जो इल्तिज़ामात मरकज़ ने किए हैं उन्हें ज़्यादातर की जगह
कम से कम को अपनाया गया है। हुकूमत का दावा है कि यह एक्ट सड़क हादसों को रोकने में कारगर होगा। कैबिनेट ने मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट के तहत सजा और जुर्माने को तरमीम देने की तजवीज़ के साथ साथ एक्ट की दफ़ा 200 के तहत कंपाउंड क्राइम में अहल अफसरान को जुर्माना आयद करने के इख्तियारात में तरमीम को भी मंजूरी दी है। इस एक्ट के नाफिज होने से जुर्माने में 10 गुने तक इजाफा हो सकता है। इस सिलसिले में महकमे ट्रांसपोर्ट ने 2 बार तजवीज़ हुकूमत को भेजी थी। ज़ाब्तों के मुताबिक रियासती हुकूमत कम से कम शरहों को 10 गुना बढ़ा सकती थी, लेकिन उसे जून के तू नाफिज किया गया। सिर्फ 1 गुना यानी जितनी कम रकम है उतनी ही तय की है। चालान में तफरीक खत्म की गई है। मिसाल के तौर पर मरकजी हुकूमत ने बगैर हेलमेट 2 व्हीलर चलाने पर 500 से 1500 रुपये जुर्माने का इंतजाम किया है। इसमें महकमे ट्रांसपोर्ट ने 750 रुपये यानी दरमियान की रकम तय की है। 2 व्हीलर्स पर 3 सवारी 500 रुपये, बगैर ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलाना, फोन सुनने और खतरनाक ड्राइविंग पर 5-5 हज़ार रुपये, बगैर सीट बेल्ट लगाए गाड़ी चलाने पर 1000, जबकि शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10,000 रुपये जुर्माना वसूल किया जाएगा। दुनिया के सबसे बड़े नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 2 दिन में ही 10 विकेट से शिकस्त दी। 144 साल की तारीख में 22वीं बार कोई टेस्ट 2 दिन में खत्म हुआ है। इंडिया का ये दूसरा टेस्ट है जो 2 दिन में खत्म हुआ है। इससे पहले इंडिया ने 2018 में अफगानिस्तान को बेंगलुरु टेस्ट में 2 दिन में हराया था। वहीं इंग्लैंड के 12 टेस्ट 2 दिन में खत्म हुए हैं। नए बने अहमदाबाद के स्टेडियम में यह पहला इंटरनेशनल मैच खेला गया। इसकी पिच को लेकर काफी सस्पेंस बना हुआ था। टीम इंडिया मैच में 3 स्पेशलिस्ट स्पिनर और इंग्लैंड 3 स्पेशलिस्ट पेसर्स के साथ उतरी थी। हालांकि इंग्लिश टीम का यह फैसला गलत ही साबित हुआ। मैच में कुल 30 विकेट गिरे, जिसमें से स्पिनर्स ने 28 विकेट लिए। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया था। यहां इंडिया के 3 स्पिनर्स वाली स्ट्रैटेजी कामयाब रही और उसने इंग्लैंड को 112 रनों पर सिमट दिया। स्पिनर अक्षर पटेल ने 6 और रविचंद्रन अश्विन ने 3 विकेट लिए। पहली पारी में इंडिया ने शुरुआत तो अच्छी की थी, लेकिन टीम बड़ा स्कोर बनाने में कामयाब नहीं रही। इंग्लैंड की तेज गेंदबाजों के साथ खेलने वाली स्ट्रैटेजी कामयाब नहीं रही। स्पेशली स्पिनर जैक लीच ने 4 और पार्ट टाइम स्पिनर कप्तान जो रूट ने 5 विकेट लिए। इसकी बदौलत इंडियन टीम 145 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थी। टीम को 33 रन की बढ़त मिली थी। दूसरी पारी में इंग्लैंड ने पहले ही ओवर में बिना खाता खोले 2 विकेट गंवा दिए। टीम 81 रन पर सिमट गई। ये इंडिया के खिलाफ उसका अब तक का सबसे छोटा स्कोर रहा। स्पिनर अक्षर ने 5 और अश्विन ने 4 विकेट लिए। उसने मैच जीतने के लिए इंडिया को 49 रन का टारगेट दिया। इसके जवाब में टीम इंडिया ने बिना विकेट गंवाए 49 रन बनाते हुए मैच जीत लिया। दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा आज 11 करोड़ 30 लाख से ज्यादा हो गया। 8 करोड़ 86 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक 25 लाख 6 हजार से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद में नशीबो फराज के दरमियान गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 16,000 से ज्यादा नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं और 138 अफराद की मौत हुई है। दरअसल मुल्क में अब तक 1 करोड़ 26 लाख 71,163 अफराद को एंटी कोरोना वैक्सीन दी जा चुकी है। अगर हम मुकम्मल आंकड़ों की बात करें तो यहाँ पे इंडिया में रिकवरी रेट काफ़ी ज़्यादा हो गया है और अब तक जो हलाकतों की तादाद है वो भी काफ़ी कम हुई है। पिछले 24 घंटों में 138 मरीजों की मौत हुई है और अब तक मरने वालों की मजमूई तादाद 1,56,705 हो गई है। आखिर में हम नजर डालते हैं तेलंगाना से जुड़े आंकड़ों पर। हालांकि रियासती हुकूमत ने ऑफिशियली आंकड़े जारी नहीं किए हैं, लेकिन जो मरकजी हुकूमत ने फिगर्स दिए हैं उनके मुताबिक तेलंगाना में जो मुकम्मल केसेस है उनकी तादाद 2,98,264 हो गई, यानी करीब 200 केसेस का इजाफा हुआ। मरने वालों की तादाद 1630 हो चुकी है। तेलंगाना की हुकूमत शायद कल से हाईकोर्ट के डायरेक्शंस पर कोविड बुलेटिन दोबारा जारी करना शुरू करेगी।
नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।